हम लोग पिछले क्लास में मिश्रण का पूरा काम अच्छी तरह से कंप्लीट किया था। और आइए हम आज चौथा पार्ट शुरुआत करते हैं औसत के बारे में। पिछले क्लास में जो मिश्रण का हम लोग कंप्लीट किए थे, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप लोग अच्छी सी तरह से सीख गए होंगे। आप लोग उसको रिवीजन कीजिए, मेहनत कीजिए, बनाइए उसको अच्छी तरह से। आज शुरुआत करते हैं औसत के बारे में, एवरेज के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, इससे बहुत क्वेश्चन हमको एग्जाम में मिलता है। तो आज हम सीखेंगे औसत के बारे में। इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं, इसका थ्योरेटिकल पार्ट जान लेते हैं, तब हम बुक का क्वेश्चन लेंगे। तो समझते हैं एक एक पॉइंट को इसके बारे में। सबसे पहले बात जानेंगे आंकड़ा क्या होता है। औसत को समझने से पहले आप जानिए आंकड़ा, जिसको अंग्रेजी में डाटा बोला जाता है। आंकड़ा का दूसरा नाम परिणाम है। आंकड़ा का दूसरा नाम क्या है? परिणाम। वह आंकड़ा चाहे आयु का हो सकता है, चाहे भार का हो सकता है, चाल, दूरी, समय, ऊंचाई, लंबाई, रन, संख्या। संख्या में चाहे सम हो, विषम हो, या फिर अभाज्य संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, किसी प्रकार का संख्या हो सकता है। तो इस तरह का जब भी हमको समूह मिलेगा, चाहे आयु का समूह हो, चाहे भार का समूह हो, चाहे किसी रन का समूह हो, या चाल का समूह, दूरी का समूह, किसी भी प्रकार का ग्रुप हो, वह ग्रुप चाहे दो हो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक ग्रुप जब रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आंकड़ा। आंकड़ा हमेशा दो होगा या दो से ज्यादा होगा। कभी कह देगा कि आयु, मान लीजिए कि दो या दो से अधिक व्यक्ति की आयु का आंकड़ा दे दिया, भार दे दिया, चाल दे दिया, दूरी, समय और ऊंचाई, रन, संख्या, किसी प्रकार का समूह रह सकता है तो उसे हम क्या कहेंगे? डाटा कहेंगे, आंकड़ा कहेंगे। अब समझते हैं औसत। औसत होता है, औसत को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एवरेज। और इसको हमेशा शॉर्ट फॉर्म में हमेशा क्या लिखेंगे? एवी। तो एवरेज बराबर टोटल सम ऑफ डाटा बट्टा नंबर ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा का मतलब कि आंकड़ों का जो समूह होगा उसका योगफल ऊपर में लिखेंगे, और बट्टा में उसके आंकड़ों की संख्या से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? औसत। तो औसत को हम साधारण भाषा में ये भी कह सकते हैं कि आंकड़ा का लगभग सबका बराबर मान। आंकड़ा मान लीजिए दो व्यक्ति का हो सकता है, चार व्यक्ति का हो सकता है, चाहे पांच व्यक्ति का हो सकता है। तो लगभग सबका बराबर वैल्यू होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि पांच व्यक्ति है, ठीक है। पांच व्यक्ति में से किसी के पास मान लीजिए 20 रुपया है, किसी के पास 25 रुपया है, किसी के पास 40 रुपया है, किसी के पास 48 रुपया है, किसी के पास 50 रुपया है। तो क्या करते हैं? सबको जोड़ करके उसकी संख्या से हम भाग देते हैं। तो भाग देने पर एक ऐसा संख्या मिलेगा जो लगेगा कि वो उतना रुपया लगभग सबके पास मौजूद है। तो औसत का मतलब हम साधारण भाषा में क्या कहेंगे? लगभग सबके पास बराबर वैल्यू। ठीक है। फिर तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए। सबसे मेन जड़ का जो चीज है यही है, औसत। टोटल सम ऑफ डाटा, जितना आंकड़ा दिया रहेगा सबको जोड़ना है, और बट्टा में क्या करना है? वो आंकड़ा को गिन करके उसके संख्या से भाग दे देना है। जैसे मान लीजिए कि 5 गो संख्या है, 8, 3, 2, 4, 6। ये 5 संख्या जब सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 8 3 11 2 13 13 4 17 17 6 23, 17 6 23। टोटल 5 को संख्या भाग देते हैं 5 से। तो यहाँ भी क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 चौका 20, बचेगा 3 से, 5 छक 30, 4.6। कितना गया है? 4.6। तो यहाँ पे 5 संख्या का योगफल बट्टा में 5। 5 गो संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे। अगर 10 गो संख्या होगा टोटल तो 10 से भाग दे देंगे। 8 गो संख्या होगा टोटल तो 8 से डिवाइड कर देंगे।
तो एवरेज का मतलब हो गया टोटल सम ऑफ डाटा बट्टा में नंबर ऑफ डाटा। मान लीजिए कि ये डाटा वर्ष का दिया हुआ है, किसी व्यक्ति के समूह में उम्र 8 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष और 6 वर्ष है। तो जब हम भाग देंगे 5 से तो 23/5 लगभग 6.4 वर्ष, 4.6 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि ये पांचों व्यक्ति का जो औसत उम्र होगा लगभग सबका 4.6 वर्ष, लगभग सबका क्या होगा, बराबर मान होगा। तो औसत का मतलब साधारण भाषा में हम यही समझेंगे कि लगभग सबका बराबर वैल्यू। ठीक है, फिर इसके बारे में और हम डिस्कशन करेंगे आगे थोड़ा सा। इसके बारे में हम जानेंगे औसत का कुछ गुण होता है। औसत का गुण क्या होता है समझिएगा। औसत का गुण होता है, पहला गुण कि औसत की इकाई, औसत का भी यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है, दिया गया आंकड़ा को जो यूनिट होगा वही एवरेज का भी यूनिट होगा। आंकड़ा हो सकता है वर्ष में दिया हुआ हो तो यूनिट भी वर्ष होगा। अगर आंकड़ा मान लीजिए केजी में दिया गया है, अगर भार का डाटा होगा, अगर केजी में दिया गया है डाटा तो औसत का भी इकाई केजी में ही आएगा। अगर चाल का डाटा दिया हुआ है, चाल का डाटा अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो औसत भी किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि औसत की इकाई किस पे डिपेंड करता है, तो डाटा पे निर्भर करता है। आंकड़ा जिसमें रहेगा वही उसका इकाई होगा। कोई डाउट समझने में? तो यह ध्यान रखना है आपको ये चीज। औसत निकालते समय, औसत ज्ञात करते समय अगर डाटा में कोई वैल्यू 0 रहे तो उसको भी हम क्या करते हैं, औसत निकालते समय हम ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, इसको मिटाते पूरा, ये समझ गए डाटा के बारे में, इसको मिटाते हैं समझने के लिए। औसत निकालते समय अगर कोई डाटा शून्य हो तो उसको भी हम शामिल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट में कोई खिलाड़ी मान लीजिए 0 रन बनाया, कोई बनाया 10 रन, कोई बनाया 50 रन, कोई मान लीजिए बनाया 21 रन, कोई बना दिया मान लीजिए 32 रन। तो 3, 2, 5 खिलाड़ी, हम मान लिए कि पांचों खिलाड़ी द्वारा बनाया गया रन का डाटा दर्शाता है। ठीक है, ये पांचों खिलाड़ी द्वारा बनाया गया रनों का डाटा है। तो इसका औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ भी प्लस, सबको ऐड करना है और टोटल इनकी संख्या से भाग देना है। क्या वो संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो औसत रन निकल जाएगा, औसत रन। तो हमने क्या यहाँ पे चर्चा किया है कि आंकड़ा ज्ञात करते समय अगर कोई पद 0 है तो उसको भी हम शामिल करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर 0 है तो उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर डाटा में 0 दिया गया है तो उसको भी हम औसत ज्ञात करते समय हम शामिल कर लेते हैं। तो अगर हम इसका औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 6, 2, 8, 3, 11 बट्टा 5। 5 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, शेष बचेगा 3, 22.6 रन, 22.6 रन। इसका मतलब यही हुआ कि लगभग सब खिलाड़ी कितना रन बनाया है, तो 22.6 रन बनाया है। कितना रन बनाया है, तो 22.6। तो यहाँ पे 0 शामिल किया गया है। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि 0 अगर रहेगा तो शामिल कर लेंगे। देखिए ये खिलाड़ी कोई रन नहीं बनाया, 0 रन बनाए, 0 पर आउट हो गया था। लेकिन हम जब औसत ज्ञात किए तो इससे ये पता चला कि ये भी खिलाड़ी लगभग कितना रन बना रहा था, 22.6 रन बना रहा था। औसत का मान दिए गए आंकड़ों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा मान से सब बड़ा होता है। कहने का मतलब हम यही कहना चाह रहे हैं आपको कि अगर आंकड़ा में सबसे छोटा मान क्या है, 0 है, और सबसे बड़ा मान 50 है। सबसे छोटा मान 0 और सबसे बड़ा मान 50। तो जब हम औसत निकालते हैं तो औसत का मान क्या होता है
कि सबसे बड़ा जो मान होता है उससे छोटा मान निकालता है औसत। सबसे बड़ा मान है 50 है, तो 50 से छोटा है ये, और सबसे छोटा मान है 0, तो इससे बड़ा होगा। तो ध्यान रखना है कि औसत जब हम निकालते हैं तो उसका मान जो होता है सबसे छोटा आंकड़ा से बड़ा और सबसे बड़ा आंकड़ा से छोटा होता है। कोई डाउट नहीं समझने में? तो ये था औसत का कुछ गुण। आप लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। औसत के बारे में आप लोग समझ गए हैं। साधारण भाषा में कहने का मतलब कुल पदों के योग में उनके संख्या से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो क्या निकलता है, औसत। आइए एक बार फिर से इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर हमको एवरेज निकालना होता है तो क्या करते हैं, टोटल सम ऑफ डाटा बट्टा नंबर ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा बट्टा नंबर ऑफ डाटा, यानी कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बट्टा कुल पदों की संख्या। ये क्या दर्शाता है, औसत। इसको हम समीकरण भी कह सकते हैं या सर्व समीका भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग हम आगे करेंगे बहुत। तो यहाँ पे तीन चीज है, औसत है, कुल पदों का योग है और कुल पदों की संख्या है। तीन चीज है, ध्यान रखना है। यहाँ औसत है, कुल पदों का योग है, कुल पदों की संख्या है। तो इन तीनों चीजों में से अगर दो चीज हमें मालूम रहता है तो हम तीसरा चीज क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि एवरेज, औसत, औसत हमें मालूम है, कुल पदों का योग हमें निकालना है। क्या निकालना है, टोटल सम हमें निकालना है। मान लीजिए टीएस लिखते, टोटल सम अगर हमें निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ डाटा होगा, मान लीजिए n। टोटल नंबर ऑफ डाटा क्या होगा, n। तो अगर हमको टोटल सम निकालना है तो क्या करना होगा, एवरेज से नंबर में गुना करना होगा। तो एवरेज इंटू n, क्या करना होगा, एवरेज इंटू n। कुल पदों का योग हमको निकालना है, कुल पदों का योग, तो क्या करना होगा, औसत गुना आंकड़ों की संख्या, औसत गुना आंकड़ों की संख्या करना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज। इसका प्रयोग हम काफी ज्यादा इस चैप्टर में करेंगे, इसका यूज बहुत ही ज्यादा होगा। कुल पदों का योग हमें जब भी निकालना हो, यानी डाटा का योगफल हमें निकालना हो, तो औसत गुना संख्या करना होगा। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। तो पांचों बच्चों के कुल आयु, पांचों बच्चों का कुल आयु क्या होगा। समझिए चीज को। 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष और पांचों बच्चों का टोटल आयु क्या होगा। तो हमें जब भी कुल निकालना हो, क्या निकालना हो, कुल, तो क्या करना होगा, औसत गुना संख्या। औसत कितना है, 8 वर्ष, और संख्या कितना है, संख्या है 5। तो 8 बचे 40।
ये क्या दर्शाएगा, 40 वर्ष पांचों बच्चों का टोटल आयु दर्शाएगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि कुल पदों का योग जब भी हमें निकालना हो औसत गुना संख्या करेंगे। इसको आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। तो ये तो हो गया कुल पदों का योग निकालना। अगर हमको यहां से मान लीजिए कि आंकड़ों की संख्या निकालना हो, आंकड़ों की संख्या निकालना हो, DN लिखते हैं, यानी कि डाटा ऑफ नंबर। जब भी निकालना हो तो क्या करना होगा, कुल पदों के योग में औसत से डिवाइड करना होगा। टोटल पदों के योग में औसत से क्या करना होगा, डिवाइड, एवरेज से भाग देना होगा। किसमें, टोटल यानी TS में, टोटल सम ऑफ डाटा में, टोटल सम ऑफ डाटा में एवरेज से भाग देना होगा। तो इस चीज का यूज बहुत कम होगा, इस चीज का इंपॉर्टेंस है ज्यादा, इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। कुल पदों का योग जब हमको निकालना है तो औसत गुना संख्या, योगफल जब भी निकालना है औसत गुना संख्या करना होगा। कोई डाउट नहीं समझने में? और भी इसमें कॉन्सेप्ट है, कुछ चीज आपको हम क्वेश्चन बनाते वक्त आपको लिखाएंगे, समझाएंगे वहां पर। तो थोड़ा सा बेसिकली चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सीधे बुक का क्वेश्चन करते हैं एक एक करके और सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जहाँ लगेगा कि यहाँ पे ये चीज़ आपको लिखाने वाला चीज़ है तो वहाँ पे हम उस चीज़ को आपको लिखाएंगे। तो कॉन्सेप्ट का काम जो भी कुछ बच गया होगा हम आपको आप बुक में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से एक्सरसाइज। सभी लोग बुक उलट लीजिए। प्रश्नमाला 6 का ए, एक्सरसाइज बुक का है 6 का ए पार्ट, और हम प्रश्न संख्या 1 से करेंगे एक एक करके सारे क्वेश्चन। एक एक करके सारे क्वेश्चन को बोर्ड पे हम इसलिए बताते हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं रहे समझने में, और आपका काम तब रहता है रिवीजन करने का, बनाने का। आप जितना उसको बनाइए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना चीज़ें आपको पकड़ में आएगी और दिक्कत आपको ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा? निम्नलिखित संख्या है 76, 48, 84, 66, 70 और 64 का औसत कितना होगा? टोटल संख्या कितना है गिन लेंगे। 3 3 6, टोटल संख्या 6 गो है। क्या करते हैं, औसत निकालते इसमें सबको जोड़ करके उसकी संख्या से हम भाग देते हैं। तो टोटल संख्या 6 गो है तो 6 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा। तो ये काम आप कर सकते हैं, जोड़िएगा और 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग दूसरा लेते हैं। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है? प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है? ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग एक चीज को समझ लीजिए। इस चीज को हम लिख देते हैं बोर्ड पे। आप लोग समानांतर श्रेणी के बारे में सुने होंगे। समानांतर श्रेणी क्या होता है? समानांतर श्रेणी आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे। समांतर श्रेणी, ठीक है। समानांतर श्रेणी क्या होता है? यानी दिया गया आंकड़ा, दिए गए आंकड़ों के प्रत्येक पदों में अगर अंतर सेम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10 12, इसी तरह से n तक मान लिए गए तो डिफरेंस कितना का बढ़ रहा है, 2 2 का। इसको क्या कहेंगे हम, समानांतर श्रेणी। यानी कि प्रथम 2 पदों के बीच अगर अंतर समान हो सब में तो उसे कहते हैं समानांतर श्रेणी। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 अनंत तक के मान लीजिए,
तो ये भी क्या कहलाता है, एपी, क्योंकि प्रत्येक पदों में एक एक का अंतर होकर के आगे बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इसी तरह से अंत तक गए, तो ये हो गया सम संख्या का समानांतर श्रेणी, ये हो गया विषम संख्या का समानांतर श्रेणी, ये हो गया प्राकृत संख्या का समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी आप लोग समझ रहे हैं कि वैसा डाटा जिसके क्रमशः प्रत्येक पदों के बीच अंतर क्या हो, हमेशा सेम हो, अंतर हमेशा समान हो, चाहे अंतर कुछ भी हो, चाहे अंतर प्लस में हो या माइनस में हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन डिफरेंस सेम होना चाहिए। 2-2 का अंतर से आगे बढ़ रहा है, 1-1 का डिफरेंस आगे बढ़ रहा है, 2-2 का डिफरेंस आगे बढ़ रहा है, हो सकता है 4-4 का डिफरेंस से भी बढ़ेगा, 5-5 का डिफरेंस से भी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए 5 का डिफरेंस है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इसी तरह से आगे चलेगा। तो इस तरह का टर्म हम जब भी देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, समानांतर श्रेणी कहेंगे। समझ गए आप लोग समानांतर श्रेणी साधारण भाषा में। तो हम समझाना आप लोगों को ये चाह रहे थे कि समानांतर श्रेणी में अगर कोई डाटा दिया हुआ, इसमें समानांतर श्रेणी में लिख देते हैं, दिया गया आंकड़ा यदि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में हो, यानी समानांतर श्रेणी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी में हो, तो हमें क्या करना है, यानी कि दिया गया आंकड़ा यदि एपी में हो तो हमें क्या करना है, हम 2 प्रकार से औसत निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 2 तरह से, ध्यान दीजिएगा। पहला, औसत हमेशा बीच वाला पद, औसत हमेशा बीच वाला पद होगा, या फिर एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। ध्यान दीजिएगा। तो अगर डाटा एपी में रहेगा, समानांतर श्रेणी में रहेगा, तो औसत क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए हम 2 चीजों का यूज करेंगे, या तो ये करेंगे या फिर ये करेंगे। औसत हमेशा बीच वाला पद होगा। कौन होगा, बीच वाला पद। औसत हमेशा बीच वाला पद होगा। मान लीजिए कि डाटा को अगर हम गिन सकते हैं, डाटा को अगर हम काउंट कर सकते हैं, तो बीच वाला पद निकालना आसान हो जाएगा। अगर हम डाटा मान लीजिए नहीं गिन सकते हैं, तो क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए पहला संख्या लेंगे और अंतिम संख्या लेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो भी औसत हमें मालूम हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, टोटल कितना है, 3, 3, 6, 2, 8, एक और ले लेते हैं 18। ठीक है, तो इसका औसत क्या होगा, हम निकालना चाहते हैं एवरेज। तो ये देख रहे हैं कि ये दिया गया डाटा किस में है, समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी में जब भी रहेगा तो हम बता चुके कि औसत हमेशा क्या होगा, बीच वाला पद। औसत हमेशा बीच वाला पद होगा। तो औसत निकालिए बीच वाला पद। इसमें देखिए कि बीच में पद कौन सा होगा। तो क्या करना है कि शुरू से लेकर अंत तक हम गिन लेंगे टोटल कितनी संख्या है। इसको जब गिनिएगा तो ये टोटल 9 संख्या है। टोटल कितना संख्या है, 9 गो। तो 9 गो संख्या है, तो 4 गो इधर से छोड़ दीजिए, 4 गो इधर से छोड़ दीजिए, तो बीच में जो पद आएगा वही क्या होगा, एवरेज। तो एवरेज बराबर हम कह सकते हैं कितना, 10। तो जब ये 2 से लेकर 18 तक जोड़ दीजिएगा और जोड़ करके जब 9 से डिवाइड कीजिएगा तो औसत कितना आपको आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो औसत निकालने का 2 तरीका, एक बीच वाला पद होगा और फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। अगर हम दूसरा तरीका भी अप्लाई करें तो भी औसत कितना आएगा, 10 ही आएगा। फर्स्ट कितना,
2, लास्ट कितना 18। अब बट्टा क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 18 2 20, अब बट्टा में 2 तो कितना आ जाएगा 10। तो कहने का मतलब यही कि औसत जब भी निकालना हो दिया गया समानांतर श्रेणी का, तो औसत हमेशा बीच वाला पद होता है, या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 करके भी हम निकाल सकते हैं। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि यहाँ पे हम दोनों तरफ गिने हैं तो बराबर बराबर भाग आ गया। हो सकता है कि दोनों तरफ बराबर बराबर भाग नहीं हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि एक और पद हम बढ़ा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 20 कर दें एक और टर्म, तो जब गिनिएगा तो टोटल टर्म तब कितना होगा, तब तो 10 हो जाएगा। टोटल टर्म कितना होगा 10 गो। तब क्या करना है, 4 गो इधर से 4 गो इधर से छोड़िएगा तो बीच में 2 पद आ जाएगा। कितना 2 पद। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। 10 प्लस 12 बट्टा 2, 12 10 22 बट्टा 2 बराबर 11। या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट 2 और लास्ट 20, तो भी कितना आएगा 22 बट्टा 2 यानी 11। तो आप दोनों प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये चीज लिख लीजिए कॉपी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। दिया गया डाटा अगर समानांतर श्रेणी में हो तो औसत हमेशा बीच वाला पद होगा, या फिर औसत निकालने के लिए हम फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो औसत हमें मिल जाएगा। इस चीज का यूज करके हम बहुत सा क्वेश्चन को इसमें हल करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, इसी चीज पे ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो देखिएगा 2 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। प्रथम 100 धन पूर्णांक का, प्रथम 100 धन पूर्णांक समझ रहे हैं इसका मतलब। प्रथम 100 का मतलब हुआ 1 से लेकर के कहां तक, 100 तक। 1 से लेकर के कहां तक, 100 तक का औसत क्या होगा। इसका मतलब यही हुआ। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत क्या होगा, या फिर 1 से लेकर के 100 तक का औसत क्या होगा। तो सेम बात है दोनों चीज। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज बराबर, हम लोग अभी इसके बारे में तुरंत जाने हैं कि दिया गया डाटा अगर एपी में हो, ये चीज एपी में है। किसमें है, एपी में, क्योंकि एक एक जुड़ करके आगे बढ़ रहा है। तो ये चीज किसमें है, समानांतर श्रेणी में है। तो क्या करना है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों को जोड़ देना है। 1 प्लस 100 बट्टा में 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा 101 बट्टा 2, 2 5 10, 50 दूनी 100 यानी 50.5 आएगा, जो कि विकल्प सी में मिलता है। तो आंसर हो गया सी। कोई डाउट नहीं समझने में। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखिए अभाज्य संख्या का कोई खास रूल नहीं होता है, इसको लिखना होगा प्रथम 9 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जो एक और स्वयं उसी संख्या को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। प्रथम अभाज्य संख्या 2 होता है, उसके बाद 3 5 7 11 13, कितना लेना है संख्या, टोटल 9 गो, 9 अभाज्य संख्या। ठीक है, 3 3 6 हो गया है, 3 संख्या और हमें लेना है। 13 के बाद 17 19 23 हो गया। 9 3 3 6 3 9 संख्या हो गया है। और 9 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। इसको ऐड करके आप 9 से भाग दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा।
तो आंसर हो जाएगा विकल्प कौन सा, मिला लीजिएगा, हल करके जो आएगा वही होगा। इसके लिए कोई खास रूल नहीं होता, इसको आपको लिख करके ही हल करना होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन के बाद अगला चौथा क्वेश्चन पढ़िएगा। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। औसत का मतलब होता है कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। समप्राकृत संख्या ना, प्रथम 10 गो समप्राकृत संख्या लेना है, तो प्रथम 10 का मतलब हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो ये हो गया टोटल कितना पद, 10 पद। तो इसको जोड़ के क्या करना होता है, टोटल नंबर से डिवाइड करना होता है। इसका औसत निकालने के लिए शॉर्टकट हम क्या बताए थे कि दोनों तरफ से बराबर बराबर छोड़ दीजिए, तो बीच में जो होगा वही आंसर होगा। तो टोटल 10 हुआ है ना, तो 4 4 को दोनों तरफ से छोड़ दिए, 4 4 8 को छोड़िए, 10 प्लस 12 बट्टा 2, 12 10 22 बट्टा 2, यानी कितना हो गया 11। आंसर हो गया 11। चौथा का आंसर 11 आएगा, जो कि विकल्प सी में मिल रहा है। कोई डाउट समझने में। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे, एवरेज बराबर प्रथम 10 को का, तो पहला सम संख्या 2 होगा। प्रथम 10 का मतलब हो गया 10 दूना 20, यानी 20 तक जाएगा, अब बट्टा 2, तो इससे भी आपको मिल जाएगा कितना आएगा 11। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, 5वां। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए 100 से कम, ठीक है, 100 से कम सभी विषम संख्या, 100 से कम सभी विषम, 100 से कम विषम होगा 99 और पहला विषम होगा 1। तो 1 से लेकर के 99 तक जोड़ना है और टोटल 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यही हो गया औसत। इसको हम कहेंगे प्रथम 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत। 100 से कम पहला विषम संख्या 1 होगा और सबसे बड़ा विषम संख्या 99 होगा 100 से कम में। तो 99 1 100 बट्टा 2, यानी कितना 50 आंसर होगा। तो 5 का आंसर हो गया 50, जो कि विकल्प डी में मिलेगा। मिलाई लीजिए, मिलाइए आंसर 5 का। आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, छठा पढ़िए क्या कर रहा है। चीजों को रटना नहीं, बस आपको समझना है, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। समझने के बाद एक बार 2 बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा, तो सारा चीज आपको जितना भी प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन लेते हैं। 50 तक के सभी समप्राकृत संख्या का औसत, 50 तक कहा है, तो पहला होगा 2 और अंतिम होगा 50 बट्टा 2। 50 2 52 बट्टा 2, यानी कितना हो गया 26 आंसर। 50 तक की सभी समप्राकृत संख्या, 50 तक की सभी समप्राकृत संख्या, इसका मतलब प्राकृत संख्या 2 से शुरू होगा, लास्ट कहां तक जाएगा 50 तक, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, औसत आ जाएगा 26। चलिए अगला क्वेश्चन 7वां पढ़िएगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 का प्रथम 5 गुणज जब लीजिएगा तो पहला संख्या 3 होगा
और लास्ट संख्या 5 तिया 15, यानी कि 3 से शुरू कीजिएगा तो 15 तक जाएगा। पहला संख्या 3, अंतिम संख्या 15 बट्टा 2, यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, तो 15 3 18 बट्टा 2 यानी कितना 9 आंसर होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग होता है, ये फॉर्मूला है, आप लोग इसको लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अगर हमें औसत निकालना है तो क्या करना होगा? टोटल n गो सम संख्या है, कितना है n गो, तो इनके संख्या से भाग देना होगा, यानी बट्टा में n आ जाएगा, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और टोटल नंबर देना है कितना n गो संख्या है, तो n से डिवाइड कर देंगे तो n कट जाएगा। तो औसत कहने का मतलब हमें क्वेश्चन में कह रहा था कितना लीजिए 10 प्राकृत संख्या, यानी 10 को लेना है, n के जगह पर 10 आएगा, 10 प्लस 1 इंटू 2 गुना 10 प्लस 1/6, 10 1 11, 10 दूना 20 1 21 बट्टा 6, 7 तिया 21, 2 तिया 6, 11 7 77 बट्टा 2, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 38 दूना 76, तो ये 38.5 आएगा, 38.5, जो कि विकल्प डी में मिल रहा है। लिख लीजिए इसको, कई डाउट समझने में ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। एवरेज बराबर n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। नौ नंबर का क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, क्या कहता है क्वेश्चन में। प्रश्न है कि 25a प्लस 25b बराबर 115। 9 नंबर का प्रश्न है 25a प्लस 25b इक्वल 115 हो तो a तथा b का औसत कितना होगा? a तथा b का औसत कितना होगा? a और b का औसत अगर हम आपसे पूछे तो आप यही कहोगे कि a प्लस b बटा 2 बाय a प्लस b बाय 2। a और b का औसत क्या होगा? तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, इसका मतलब हमको यही चीज पूछ रहा है। तो यहां से हम क्या करते हैं 25 कॉमन लेते हैं। जब हम 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा a प्लस b इक्वल 115, a प्लस b बराबर 115 बट्टा में कितना आ जाएगा 25, 23 25 115, 25 25 125, यानी कि 23 बट्टा 5। a प्लस b कितना मालूम होगा 23 बट्टा 5, तो ये प्लस b हम यहाँ रख देते हैं 23 बट्टा 5, अब बट्टा में 2 यहाँ रखेंगे तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 23 बट्टा 5 दूनी 10 अर्थात 2.3 होगा। तो 9 का आंसर हो गया विकल्प इनमें से कोई नहीं, 9 का आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं 10 नंबर का। दस नंबर का प्रश्न है कि 5 संख्याओं का औसत 10, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? देखिएगा
5 संख्याओं का औसत कितना 10, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा 5 गुने 10। 5 संख्याओं का योग कितना होगा, तो बता चुके हैं कि औसत गुना संख्या निकालना होता है। ये दर्शाता है औसत और ये संख्या दर्शाता है। तो योग निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज इनटू नंबर। आगे का कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। जब कोई संख्या जोड़ेंगे तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा 6 गो, क्योंकि 5 गो संख्या पहले है, एगो संख्या और ऐड कीजिएगा तो टोटल 6 गो संख्या हो जाएगा। तो टोटल 6 गो संख्या और 6 संख्या का औसत कितना होगा 12। तो 6 संख्या का योग कितना होगा, तो 6 गुने 12। ये भी दर्शाता है योग। ये योग है 6 संख्याओं का और ये योग है 5 संख्याओं का। तो 6 संख्याओं के योग में से 5 गो संख्या का योग घटा दीजिएगा तो एगो संख्या बचेगा, और वही संख्या बचेगा जो हमसे पूछ रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो बरछक 72, 10 बचे 50, तो 72 में से 50 घटेगा तो कितना होगा 22, यानी कौन सी संख्या जोड़ा जाएगा 22 जोड़ा जाएगा, जो कि विकल्प सी में मिल रहा है। कोई डाउट समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 11 में। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये प्रश्न संख्या था 10 और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 11 नंबर में। कह रहा है कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 7 को क्रमागत संख्या कहा है, कौन सी क्रमागत संख्या है ये हमें मालूम नहीं है। हम मान लेते हैं 7 को क्रमागत संख्या A, B, C, D, E, F और G। हम मान लिए कि 7 को क्रमागत संख्या है, ठीक है। तो ये 7 क्रमागत संख्या का औसत, क्रमागत संख्या का मतलब होता है लगातार, लगातार संख्या जब भी होता है तो वो एक एक जुड़ कर के आगे बढ़ता है, और जब एक एक जुड़ कर के आगे बढ़ा तो वो हो गया समानांतर संख्या। और हम जानते हैं कि समानांतर संख्याओं का जब भी हमें औसत निकालना हो तो वो होता है हमेशा बीच वाला पद। तो ये है क्रमागत संख्या। ये संख्या कौन सा है क्रमागत। तो क्रमागत जब है तो ये एक एक जुड़ करके आगे बढ़ा होगा, तो औसत हमेशा बीच वाला पद होगा। औसत बीच वाला पद होगा तो औसत यहाँ बीच में है कौन डी। तो एवरेज हम कह सकते हैं एवरेज यहाँ से क्या होगा डी होगा। लेकिन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि औसत कितना है 33, अर्थात डी का वैल्यू कितना 33 दिया हुआ है। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 33 है। इसका मतलब ये हो गया इसका मान 33, बीच वाला पद 33 मालूम हुआ है। तो जब ये क्रमागत संख्या है तो एक एक जुड़ करके आगे बढ़ा होगा और एक एक माइनस होकर के पीछे आएगा। 33 के आगे 34, 34 का आगे 35, 35 का आगे 36। तो सबसे बड़ा संख्या क्या होगा तो 36 होगा, जो कि विकल्प डी में मिल रहा है। हमें यही पूछ रहा था कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा होगा 36। सबसे छोटा पूछता तो ये 33 है, तो ये 32 होगा, ये 31 होगा और ये 30 होगा। तो सबसे छोटा ये होगा और सबसे बड़ा ये होगा। कोई डाउट समझने में। औसत हमेशा बीच वाला पद होता है। समांतर श्रेणी में जब भी कोई संख्या हो तो औसत हमेशा बीच वाला पद। औसत यहाँ क्या है डी है, अर्थात डी का वैल्यू 33। तो एक एक जुड़ करके आगे बढ़ेगा, एक एक घट करके आगे पीछे आएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का देखिएगा क्या करें। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 को क्रमागत सम संख्या लिया गया है, तो हम मान लेते हैं 4 को क्रमागत सम संख्या A, B, C, D। ये चारों हम क्रमागत सम संख्या मान लिए। ये संख्या कौन सा है इवन नंबर है, सम संख्या। तो औसत हमेशा क्या होता है बीच वाला पद। यहाँ बीच में कौन सा है BC आता है। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे B और C को ऐड करेंगे, बट्टा में 2 करेंगे। B और C को जोड़ करके 2 से क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। या प्रश्न में दे दिया कि औसत कितना है 27, यानी कि इसका मान बराबर 27। B + C/2 बराबर 27।
तो b प्लस सी यहाँ से हो जाएगा 27 दूना 54, 27 दूनी 54। b और c है यहाँ पर, c को हम b के रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, b प्लस 2, क्या लिखेंगे b प्लस 2। c को हम लिख सकते हैं b प्लस 2, क्यों लिखेंगे हम बताते हैं क्यों लिखेंगे। फिलहाल इसको हल कर लेते हैं। 54 2b, 54 में से 2 घटेगा 52, 2 से 26 12 में कटेगा, यानी b बराबर कितना 26, यानी b मालूम हो गया है, ये 26 है तो ये 28 होगा और ये कितना होगा 30 होगा, तो ये हो गया 24, क्योंकि सम संख्या है, दो दो जुड़ करके आगे बढ़ेगा और दो दो घट करके पीछे आएगा। अगर b का मान 26 है तो ये स्वाभाविक है 28 होगा, ये कितना होगा 30 होगा, तो b का मान हो गया 26। हमें यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या में मालूम हो गया कितना 30। कोई डाउट समझने में? तो समझने में आपको दिक्कत यहाँ पर ये आया होगा, हम बता चुके थे कि c के जगह को हम क्या लिखे b प्लस 2 लिखे, क्यों लिखे हैं देखिएगा। c के जगह पर कितना है 28 है और b के जगह पर कितना है 26 है, तो सम संख्या है तो दो दो जुड़ करके आगे बढ़ता है, यानी c जो आया है पीछे वाला से दो जुड़ करके आगे बढ़ा है, जब इसमें दो जुड़ा है तब ये c बना है, तो दो जुड़ा है b में तब c बना, इसलिए हम क्या किए b c को लिख दिए b प्लस 2, c को लिख दिए b प्लस 2। कोई डाउट समझने में? या फिर आप b को ही c में कन्वर्ट करना चाहते तो क्या लिखते c माइनस 2 लिखते। तो इस तरह से आंसर क्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या 30। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा 13 नंबर का। जहाँ डाउट हो समझने में उसको फिर से देखिएगा, वीडियो को पीछे करके, जब तक आपको क्लियर नहीं हो जा रहा है तब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा। 13 नंबर का हम क्वेश्चन करते हैं, समझने का प्रयास कीजिए क्या कर रहा है। सतत 5 विषम संख्या, सतत का मतलब होता है लगातार, 5 गो विषम संख्या का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। 5 गो विषम संख्या कौन है हमको मालूम नहीं, हम मान लेते हैं ए बी सी डी ई, ये सब है क्या चीज ऑड नंबर, विषम संख्या। प्रश्न में कहा दिया कि 5 गो विषम संख्या है तो उसका औसत 95 है, एवरेज कितना है 95। अगर हम आपसे ये पूछे ये विषम संख्या है 5 गो और ये विषम संख्या है तो स्वाभाविक है कि दो दो जुड़ करके आगे बढ़ा होगा, तो दो दो जुड़ करके आगे बढ़ा है, इसका मतलब ये जो डाटा दिया गया है ये समानांतर श्रेणी को पालन करता है, तो औसत होता है हमेशा बीच वाला पद, तो दोनों तरफ से दो दो छोड़ेंगे तो बीच में क्या आएगा सी आएगा, तो इसका औसत हो गया है सी, अर्थात एवरेज कितना सी, यानी सी का वैल्यू 95, क्योंकि औसत दिया हुआ है 95, तो ये हो गया 95 95। जब ये विषम संख्या है तो दो दो जुड़ा होगा, 95 होगा तो ये 97 होगा और ये 99 होगा, इधर 93 इधर 91, क्योंकि दो दो जुड़ने पर विषम संख्या मिलता है। तो यहाँ पे मैं पूछ रहा कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, तो जब हम घटते क्रम से काउंट करेंगे तो चौथी संख्या क्या मिलेगा, घटते क्रम से काउंट कीजिएगा 1 2 3, सॉरी अवरोही क्रम कारण घटते क्रम मतलब इधर से 1 2 3 4, तो घटते क्रम में चौथी संख्या क्या होगा 93 होगा। मिला लीजिए 13 का आंसर, ठीक है 93 होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, कोई डाउट नहीं समझने में। चलिए 14 क्वेश्चन लेते हैं। ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत 42 है, बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। ए बी सी डी 4 क्रमागत, ये संख्या है क्रमागत, क्या है क्रमागत संख्या है, तो एक एक जुड़ करके आगे बढ़ा होगा और ये समानांतर श्रेणी को पालन करता है, तो इसका औसत होगा बीच वाला पद, यानी कि एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे
बी और सी को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में दे दिया है कि इनका औसत 42 है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 42 के बराबर है। बी प्लस सी, 42 गुने 2 84। तो ये दोनों राशि को हम क्या करते, दोनों में से किसी एक में चेंज कर देते, या तो सी को बी में ले आते या बी को सी में ले आते। हम सी को बी में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो बी को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, सी को हम लिख सकते हैं बी प्लस 1। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक एक जुड़ करके आगे बढ़ रहा है। तो ये जो सी आया है ये पीछे से एक जुड़ करके आया है, और ये डी जो आया है पीछे से एक जुड़ करके आया है। तो हम सी को लिख सकते हैं बी प्लस 1 84। यहाँ पे मिस्टेक हम लोगों का हो रहा है कि यहाँ पे विषम संख्या के बारे में कहा गया है। विषम क्या कहा गया है, तो जब विषम कहा गया है तो 2 जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा, 2, क्योंकि ये सी जो आया होगा पीछे वाला से 2 जुड़ करके आया होगा, और ये डी जो आया होगा पीछे वाला से 2 जुड़ करके आगे आया होगा। तो ये लिख सकते हैं 2b बराबर 84 में से 2 घटेगा 82, तो b बराबर हो गया 4 दूनी 8, यानी कि b का मान 41। b का मान कितना है, जब ये b 41 होगा, b 41 होगा तो ये कितना होगा 43 होगा, ये 45 होगा, और ये 39 होगा। सब मालूम हो जाएगा, क्योंकि 2 जुड़ते हुए आगे बढ़ता है और 2 घटते हुए पीछे घटता है। यहाँ करें बी और डी का गुणनफल क्या होगा, बी और डी का गुणनफल, तो 41 गुने 45 कर दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। लगता है विकल्प सी होना चाहिए। 41 गुना 45 कीजिएगा। कोई डाउट समझने में है तो बोलिए। अगर कोई डाउट नहीं है तो आज का हम लोग आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, 15 नंबर का। इम्पोर्टेंट ये सारा क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, रिवीजन करिएगा इसको फिर से। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी प्रकार से बनने वाला है ये प्रश्न 15 नंबर का। यहाँ पे कहा गया 5 क्रमागत सम संख्या है ए बी सी डी ई, ये 5 क्रमागत सम संख्या, और इसका औसत 66 दिया है। तो बी और ई का गुणनफल क्या होगा। ये है सम संख्या, ये क्या है, सम संख्या है। तो स्वाभाविक है कि ये जो पद है ये समानांतर श्रेणी में है, और तो औसत क्या होगा, बिचला पद। औसत क्या होगा, तो बिचला पद यानी सी, और सी का वैल्यू दिया है कितना 66, क्योंकि औसत है 66, औसत यहाँ पर सी 66 होगा। सी का मान 66, तो ये हो गया 68, और ये हो गया 70, ये हो गया 64, और ये हो गया 62, क्योंकि 2 जुड़ते हुए पीछे आएगा, 2 जुड़ते हुए आगे बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में कहा कि बी और ई का गुणनफल, बी है 64 और ई है 70, दोनों का गुणनफल क्या होगा, गुना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आज हम लोग 15 तक ही रखते हैं, फिर हम आगे प्रश्न संख्या 16 से आपको आगे बताएंगे। तब तक आप लोगों का काम यही है कि इस क्वेश्चन को फिर से आप लोग रिवीजन कीजिएगा, 1 बार 2 बार उसको बना लीजिएगा। तो आगे हम लोग 16 नंबर से आगे करेंगे। इसमें टोटल प्रश्न आपको दिया गया है लगभग 75, 76, 78 क्वेश्चन दिया है, और इसका बी पार्ट भी है। सबको हम कंप्लीट करेंगे जिस तरह से करते आ रहे हैं सब। आप लोग बस धैर्य से सीखते जाइए, बनाते रहिए अच्छी तरह से। आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, तो इसको रिवीजन करिएगा। तब तक के लिए बाय।